Very good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. So, here is our Golden Rays, class 10th English compulsory book prescribed by RBSC, Rajasthan Board of Secondary Education. So, today we start our chapter number 2 on violence. तो जो ये सेकंड नंबर का हमारा चैप्टर है बुक फर्स्ट का गोल्डन रेज जिसका टाइटल नेम है, उसका सेकंड चैप्टर है ऑन वायलेंस. ऑन वायलेंस जो टाइटल है, पहले हम उसको समझ ले कि यहाँ पर जो चैप्टर है वो किसी ने हिंसा के ऊपर प्रकाश डालने के लिए लिखा है. हिंसा के सिर्फ बारे में नहीं लिखा है, बल्कि हिंसा क्या चीज़ है, कैसी होती है और कैसे बचना है, क्या ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर जानकारी देने के लिए ये चैप्टर लिखा है और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड. राइटर कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये बुरी तरीके से हिंसा से भरा पड़ा है. देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस. इनवर्ड यानी आंतरिक, अंदरूनी. राइटर यहां पे हमें हिंसा के दो प्रकार भी समझा देते हैं. राइटर कहता है कि दुनिया पूरी तरीके से हिंसा से तो भरी है, लेकिन यहां पर दो तरह की हिंसा मौजूद है. पहली है शारीरिक हिंसा और दूसरी है आंतरिक हिंसा. आंतरिक हिंसा क्या होती है और शारीरिक क्या होती है वो भी राइटर डिस्क्राइब करता है. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर. शारीरिक हिंसा का अर्थ होता है किसी की हत्या करना, टू हार्ट अदर पीपल, किसी को चोट पहुंचाना कॉन्शियसली, होशोवास में रहते हुए, डेलिब्रेटली, जानबूझकर और विदाउट थॉट. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोच समझकर जानबूझकर जो चोट पहुंचाए वही हिंसा होगी. अगर आप बिना सोच विचारे भी, राइटर कहता है कि किसी को शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो इसे हिंसा ही कहा जाएगा. टू से क्रूल थिंग्स. लेकिन सिर्फ किसी को पत्थर से या हथियार से मारना हिंसा नहीं है. राइटर कहता है किसी को क्रूर शब्द कहना यह भी हिंसा ही है. फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट. एंटागोनिज्म यानी वैर भाव, शत्रुता. राइटर कहता है किसी को वैर भाव से भरे हुए, शत्रुता से भरे हुए शब्द कहना, हेट, नफरत से भरे हुए शब्द कहना, यह भी हिंसा ही है. एंड इनवॉर्डली, और आंतरिक हिंसा में क्या होता है, इनसाइड द स्किन, अपनी चमड़ी के अंदर, टू डिसलाइक पीपल. जब अपनी चमड़ी और अपने शरीर के अंदर लोग दूसरे लोगों से नफरत करते हैं तो राइटर कहता है इसको हम कहते हैं आंतरिक हिंसा. टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना. टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की बुरी आलोचना करना. आलोचना करना एक अच्छी चीज भी होती है, लेकिन एक बुराई के लिए आलोचना करना वो राइटर कहता है कि आंतरिक हिंसा में आती है. इनवॉर्डली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स. राइटर एक खास बात बताता है कि बाहरी हिंसा तो हम कभी कभार करते हैं, यदा कदा करते हैं, लेकिन राइटर कहता है कि अगर हम आंतरिक हिंसा की बात करें तो हम यानी कि जो मनुष्य होते हैं हमेशा एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से युद्ध करते हैं. वो भी सिर्फ दूसरों से नहीं, कई बार तो हम अपने आंतरिक, अपने मन से, अपनी सोच से, अपनी विचार से, अपनी आदतों से, हर एक चीज से जंग लड़ते हैं और युद्ध करते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज. लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम लोगों से नफरत करते हैं और हिंसा करते हैं? क्योंकि राइटर कहता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे अकॉर्डिंग बदल जाएं. वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. हम ये जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि उनके इवन सोचने का भी तरीका वो हो जो हम चाहते हैं. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence. राइटर कहता है कि इस संसार में, मौजूदा संसार में हम जिस तरीके से बड़े होते हैं उस तरीके से हम ये पाते हैं कि यहां पर एक जबरदस्त हिंसा व्याप्त है एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. लेकिन सिर्फ बचपन में नहीं या फिर सिर्फ जवानी या बुढ़ापे में नहीं. राइटर कहता है कि जहां जहां मनुष्य का अस्तित्व है वहां वहां हिंसा के प्रकार मौजूद है. द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर. लेकिन राइटर कहता है कि हिंसा का एक चरम प्रकार भी होता है और वो चरम प्रकार है युद्ध, द किलिंग फॉर आइडियाज. लेकिन युद्ध किस लिए होते हैं? राइटर कहता है कई बार विचारों की हत्या करने के लिए होते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं और हम ये चाहते हैं कि आप भी डेमोक्रेटिक बने, अगर आप नहीं बनोगे तो हम युद्ध कर देंगे. या फिर हम फासिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप भी फासिस्ट बनो, आप नहीं बनोगे तो हम युद्ध कर देंगे. आप कम्युनिज्म में बिलीव करते हो, हम बिलीव नहीं करते हैं तो हम आप पे अटैक कर देंगे. फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स. सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, जिसको लोग अपने मन से गढ़ लेते हैं. तो राइटर कहता है कि कई बार जो मन गढ़ंत रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं, लोग उसकी खातिर भी एक दूसरे के ऊपर युद्ध कर देते हैं. फॉर नेशनैलिटीज. कई बार राष्ट्रीयता को ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता को आपसे संकट है, इसलिए वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर अटैक कर देते हैं. द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड. या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह समस्या पैदा करेगी कि एक जमीन के टुकड़े के लिए जो भारत का ही है, वो उसी के लिए कई बार छद्म तरीके के युद्ध करता है टेररिज्म के फॉर्म में. टू डू दैट मैन विल किल.
लेकिन इस युद्ध को करने के लिए इंसान करता क्या है, वो दूसरों की हत्या करता है, डेस्ट्रॉय, उसे तबाह करता है, मेम, कई बार अपने जैसे मनुष्य को अपंग बनाता है, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और यहां तक कि कई बार इस युद्ध के चक्कर में वो खुद भी मारा जाता है। देयर इज एनैमरस वायलेंस इन द वर्ल्ड। राइटर कहता है कि संसार में एक वृहद प्रकार की हिंसा मौजूद है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखना चाहेंगे क्योंकि वरना उनको सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, लेकिन जो गरीब है वो अमीर बनना चाहते हैं। इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, लेकिन गरीब जो होते हैं वो अमीर बनने की चाह में अमीर को से नफरत करने लग जाते हैं। एंड यू बीइंग कॉड इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और राइटर कहता है कि भले आप गरीबों से ताल्लुक रखते हो या अमीरों से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि आप भी किस समाज का हिस्सा है, तो आगे जाके आप भी इस हिंसा में किसी ना किसी प्रकार से योगदान देंगे। अगर आप अमीर हैं तो आप गरीबों को गरीब रख के उनके साथ हिंसा करेंगे, और अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर बनने की चाह में अमीरों से हिंसा करेंगे। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, लेकिन राइटर कहता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खून के रिश्तों में कभी वायलेंस नहीं होता। राइटर कहता है पति पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में हिंसा के प्रकार मौजूद होते हैं। देयर इज वायलेंस, हिंसा, एंटागोनिज्म, वैरभाव, हेट, नफरत, क्रूलिटी, क्रूरता, अगली क्रिटिसिज्म, लोगों की भद्दी बुराई करना, एंगर, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। राइटर कहता है इंसान को ये सिखाया नहीं जाता है, ये उसके खून के अंदर बचपन से मौजूद होता है, ये उसे इनहेरेंट यानी अपने माता पिता से मिलता है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, राइटर कहता है हर एक के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर ये सारी बुराइयां मौजूद होती है। इट इज इनहेरेंट इन यू, राइटर अपने पाठकों से, अपने रीडर से कहता है ये आपके अंदर भी मौजूद है। तो फिर हम क्या करें? एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। राइटर कहता है कि विद्या, शिक्षा ही वो चीज है, तालीम ही वो चीज है जो इन सारी बुराइयों से पार पाने में हमारी मदद करती है। नॉट मेयरली, केवल इसलिए नहीं, टू पास एन एग्जामिनेशन, किसी भी प्रकार की परीक्षा को पास करने के लिए नहीं, एंड गेट ए जॉब, शिक्षा सिर्फ परीक्षा को पास करने या सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती है। राइटर कहता है शिक्षा इन सारी बुराइयों से पार पाने के लिए होती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, राइटर कहता है कि आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा, सो दैट, ताकि यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से सुंदर, हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, सेन, मानसिक रूप से स्वस्थ, रेशनल, धैर्यवान ह्यूमन बीइंग, ताकि आप एक सुंदर, स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और एक धैर्यवान मनुष्य बन सके। नॉट ए ब्रूटल मैन, ना कि आप एक क्रूर मनुष्य बने, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी। यानी राइटर कहता है कि शिक्षित होकर आपको क्या बनना है? सुंदर, सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं, आंतरिक रूप से सुंदर, हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, और आपको बनना है धैर्यवान। राइटर कहता है शिक्षित होके अगर आप बनते हैं, आपको एक क्रूर व्यक्ति नहीं बनना है, एक निर्मम व्यक्ति नहीं बनना है। वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा तो है और अपनी क्रूरता को छुपाने के लिए क्या करता है? वो बहस भी करने को तैयार होता है और अपनी क्रूरता के इतिहास में से उदाहरण भी लाके देता है कि देखो फलाने टाइम में भी हिंसा हुई थी। कौन कहता है कि हिंसा बुरी चीज है? यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। राइटर कहता है अपने रीडर्स से कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप हिंसा के इन सभी प्रकारों से गुजरेंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। राइटर कहता है कि शायद इस पार्ट में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप सब कुछ भूल जाएंगे, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। और ये समाज जिस एक गंदे नाले की तरह बहता जा रहा है, आप भी इस नाले के अंदर बहने लगेंगे, यानी हिंसा में योगदान देंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूर, आप बाकी के क्रूर लोगों की तरह बन जाएंगे। हार्ड, कठोर, बिटर, करवाहट से भरे हुए, एंग्री वायलेंस वर्ल्ड, और इस हिंसा से, क्रुद्धता से भरे हुए संसार का एक हिस्सा बन जाएंगे। एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड, और ना तो आप किसी एक नए समाज की रचना करेंगे और ना ही एक नए संसार की रचना करेंगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन राइटर कहता है कि यह तो बहुत गलत होगा, क्योंकि हमें एक नए संसार की रचना करनी होगी, वो अत्यंत आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, लेकिन राइटर कहता है कि आपको एक नई संस्कृति की भी जरूरत है। लेकिन क्यों? द ओल्ड कल्चर इज डेड, क्योंकि राइटर कहता है पुरानी संस्कृति मर चुकी है, बरीड, दफन हो चुकी है, बर्न्ड, जल के भस्म हो चुकी है, एक्सप्लोडेड, चीथड़े हो चुकी है, वेपोराइज, वो भाप बन के उड़ चुकी है। इट मींस राइटर कहना चाहता है हम तो जानते हैं कि कल्चर कोई
जिंदा आदमी नहीं है कि मर जाएगा, कोई मुर्दा तो है नहीं कि गाड़ देंगे, कोई कागज का बना तो नहीं है कि जल जाएगा, कोई बम से तो है नहीं कि फट जाएगा, और ना ही वो पानी की भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन राइटर कहना चाहता है कि इनफैक्ट जो पुराने कल्चर है, जो पुरानी संस्कृति है, उनमें जितनी भी अच्छाइयां थी वो दफन हो चुकी हैं, जल चुकी हैं, चीथड़े चीथड़े हो चुकी हैं और भाप बन के उड़ चुकी है। अब जितनी भी संस्कृतियां बची हुई है उनके अंदर केवल हिंसा और बुराइयां भरी पड़ी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। इसीलिए राइटर अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम्हें एक नई संस्कृति को जन्म देना ही होगा। लेकिन किस प्रकार की संस्कृति होगी जिसको राइटर कहते हैं कि उनके रीडर्स को जन्म देना जरूरी है। कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। तो राइटर कहता है कि आपको एक ऐसे संस्कृति का आधार खड़ा करना होगा जो कि हिंसा के आधार पर खड़ी नहीं हो। इट मींस राइटर सीधे सीधे पॉइंट आउट करता है, एक फैक्ट बताता है कि जितने भी कल्चर इस वर्ल्ड में प्रेजेंटली मौजूद हैं वो सब हिंसा से भरे पड़े हैं। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। राइटर कहता है कि वर्तमान में जो नया आने वाला कल्चर होगा वो संस्कृति आपके कंधों पर निर्भर करती है, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ियां गई है उन पीढ़ियों ने हमें एक ऐसा समाज बना के दिया है जो समाज किस पर खड़ा है, हिंसा पर खड़ा है, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, जो एक क्रुद्धता के उस पर खड़ा है। लोग एक दूसरे के प्रति अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ही गुस्से से भरे हुए रहते हैं। एंड इट इज दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द मिजरी। राइटर कहता है कि और यही वजह है कि हमारी जो संस्कृति है वो किस पर खड़ी है, हिंसा पे खड़ी है, एग्रेसिवनेस, क्रुद्धता पर खड़ी है। इसीलिए हमारे सामने जो भ्रम और ये जो मिजरी यानी दुख की जो परिस्थिति हमारे सामने आज हम फेस कर रहे हैं, युद्ध के तौर पर, कोल्ड वॉर के तौर पर, वर्ल्ड वॉर के तौर पर, ये सारी इसी का नतीजा है। The older generations have produced this world and you have to change it. राइटर कहता है कि वर्तमान में जो हिंसा और लड़ाई से भरा हुआ जो ये समाज हमारे सामने है, इस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने खड़ा करके दिया और हमें इसे बदलना ही होगा। राइटर बिल्कुल सही फैक्ट बताता है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति दी है, कोई ये बात नहीं कह सकता वेदर इज क्रिश्चियन, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो ये बात नहीं कह सकता कि उसके जो पूर्वज है उन्होंने एक ऐसी संस्कृति खड़ी करके दी है जो प्यार पर खड़ी हो। यहां पर सारी जितने भी धर्म और संस्कृति है वो सब हिंसा पे खड़े हैं। चाहे हम महाभारत की लड़ाई की बात करें जिसमें हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा, चाहे हम कुरान के करबला के युद्ध की बात करें जहां मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, चाहे हम क्रूसेड की बात करें जो बाइबल में है जिसमें क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियंस को मारा, तो ये सारे हमें बताते हैं कि सारे रिलीजन किस पर बेस्ड है, वायलेंस पर बेस्ड है। इसीलिए राइटर कहता है कि हमें एक नए रिलीजन और एक नए कल्चर की जरूरत है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। राइटर कहता है कि इतना आसान नहीं है कि आप ये बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठ जाओ और ये कहें कि मैं तो अपने पूर्वजों को और पिछली पीढ़ियों को फॉलो करूंगा और सफलता और यहां पर एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करूंगा और मजे से अपना जीवन निकाल लूंगा। इफ यू डू, राइटर कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो इसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है कि आप इस संसार में अच्छा समय बिता लो, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपकी इस गलती की कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी होगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। इसीलिए आपको अपने चिंतन के अंदर इन सारी बातों को शामिल करना होगा। द आउटवर्ड क्रूलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि बाहरी तौर पर अगर हम देखें तो इंसान ने इंसान के प्रति कभी अपने भगवान के नाम पर हिंसा मचा रखी है इन द नेम ऑफ रिलीजन, कभी अपने धर्म के नाम पर हिंसा मचा रखी है इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, कई बार अपनी बात को अपनी अहमियत को जताने के लिए एक दूसरे के प्रति हिंसा मचा रखी है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, कई बार अपने परिवार को बचाने के नाम पर वो अपने ही जैसे इंसानों के साथ क्रूरता करता है, हिंसा करता है। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूलिटी एंड वायलेंस। तो इसीलिए ये जो बाहरी हिंसा और ये बाहरी क्रूरता और हिंसा है, आपको इसे अपने विचार में लाना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। लेकिन राइटर कहता है कि अभी शायद आप छोटे और कम उम्र के हैं और अपनी मैच्योर लाइफ में अभी आप नहीं आए हैं, इसलिए जो आंतरिक हिंसा होती है शायद इसके बारे में तो अभी आप अच्छे से समझे भी नहीं होंगे, क्योंकि राइटर ने आउटवर्ड जो क्रूलिटी है वो तो हमें समझा दिया, वॉर होती है और किस तरीके से लोग एक दूसरे को मारते हैं, धर्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, कभी जमीन के टुकड़े के नाम पर। तो राइटर हमें समझाएगा कि असल में होता क्या है। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। राइटर कहता है अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप धीरे धीरे बड़े होंगे आपको यह बात महसूस होगी कि किस तरीके से आंतरिक रूप से जो इंसान होता है वो एक अपने जीवन में लगभग नरक को भुगतता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, वो एक खतरनाक किस्म के दुख को पार करता है, झेलता है, बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक सतत
युद्ध लड़ रहा है अपने खुद के साथ, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन, कई बार अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स, कई बार अपने पड़ोसियों के बाद, विद हिज गॉड्स, कई बार अपने ईश्वर के साथ वो युद्ध लड़ता है। ही इज सोरो एंड कंफ्यूजन एंड देयर इज नो लव। इस वर्तमान के मनुष्य के चारों तरफ केवल सोरो यानी कि दुख है और कंफ्यूजन यानी कि भ्रम फैला हुआ है, एंड देयर इज नो लव, और उसके जीवन में समाज में कोई प्रेम नहीं है, नो काइंडनेस, कोई दयालुता नहीं है, नो जेनरोसिटी, कोई उदारता नहीं है, एंड नो चैरिटी, और कोई दान पुण्य की भावना नहीं है। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स, बट इफ ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, काइंडनेस, नो कंसिडरेशन, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। राइटर कहता है कि आपके समाज में वाकई में एक ऐसा व्यक्ति आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है जिसने PhD कर रखी हो, यानी पहले 12, फिर उसके 3 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डॉक्टर इन फिलोसफी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, उसने PhD भी करी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा सफल व्यापारी हो सकता है जिसके पास में ढेर सारे घर और ढेर सारी गाड़ियां हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास में अफेक्शन, अपने से छोटों के प्रति अनुराग नहीं है, काइंडनेस, कोई दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, लोगों के बारे में कुछ विचारता नहीं है, तो ही इज रियली वर्स देन एनिमल, तो वो एक जानवर से भी बदतर है, बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक ऐसे समाज में, एक ऐसी दुनिया को चलाने में योगदान करता है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, जो विध्वंसकारी है, जो अपने आप ही आगे जाकर खत्म हो जाएगी। सो व्हाइल यू आर यंग, इसीलिए राइटर कहता है इन सारी बातों को कहने के बाद कंक्लूजन पे आता है, क्योंकि आप जवान हैं, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, तो आपको इन चीजों को समझना और जानना ही होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, मुझे इन सारी चीजों से आपको परिचित कराना ही होगा। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें आपके सामने उघाड़ के मुझे रखनी ही होगी, सो दैट ताकि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि अगर मैं ऐसा करूं तो ताकि आपका जो दिमाग है वो असल में सोचना शुरू कर सके। वरना अदरवाइज जो हम स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं वो सिर्फ रटना सिखाती है, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन राइटर कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, या आप मेरी बात उस समझने में और उसे ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं, तो राइटर कहता है कि आप भी इस बाकी के संसार के जैसे बन जाएंगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। और राइटर कहता है बिना प्रेम के, बिना अनुराग के, बिना दान पुण्य के, बिना उदारता के ये जो जीवन होता है एक भयानक दुख स्वप्न बन जाता है। दैट इज वाई वन हैज टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसीलिए राइटर कहते हैं कि ये सारे कारण ही हैं जिसकी वजह से जितनी भी प्रकार की हिंसा के रिलेटेड समस्याएं हैं हमें उन सब पर ध्यान देना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज समथिंग इनएमरस। राइटर कहता है कि हिंसा को नहीं समझना एक सबसे बड़ा अपराध है। एंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, सॉरी लाइन चेंज हो गई थी, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज रियली टू बी इग्नोरेंट। राइटर कहता है कि हिंसा को नहीं समझना एक प्रकार से सच्ची अज्ञानता है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, लेकिन यह अज्ञानता आपको यह भी साबित कर देती है कि आप बिना बुद्धि के हैं, एंड विदाउट कल्चर, और आपके पास कोई संस्कृति भी नहीं है। यानी अगर हिंसा के प्रकारों को ना समझा जाए तो वही सच्ची अज्ञानता है, और वही सच्ची बिना संस्कृति के संस्कृति विहीन होना है। लाइफ इज समथिंग इनएमरस। राइटर कहता है कि जीवन कोई 10, 20, 50 साल, 100 साल की अवधि नहीं होती है। जीवन बहुत ही विशाल होता है। एंड मेयरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल फॉर हिमसेल्फ एंड रिमेन इन द लिटिल होल, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी इज नॉट टू लिव। राइटर कहता है जिस तरीके से एक छोटा जानवर किसी जमीन में अपना बिल खोदता है या दूसरे के बिल में खोदता है और उस बिल में अपने लिए केवल एक जगह बना लेता है, या जमीन की सतह पर कोई बिल खोद लेता है और फिर अपना जीवन उस बिल के अंदर ही निकाल देता है, अपने जैसे दूसरे जीवों से लड़ता है और बिल के लिए अपनी जगह सेव करके रखता है। राइटर कहता है कि मनुष्य का जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप इस दुनिया में आए, पढ़े लिखे, अपने लिए अच्छी नौकरी पकड़ी और बिना इस सोसाइटी और समाज में योगदान दिए इस दुनिया से चले गए। लाइफ बहुत बड़ी होती है। अगर हम सिंपली फॉर इंस्टेंस, अगर हम मदर टेरेसा या और इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, वो आदमी जिसने एक्सरे का इन्वेंशन करा और उसका पेटेंट नहीं कराया, या और दुनिया भर के ऐसे लोग, तो भले ही वो लोग आज से 200-300 साल या 50-60 साल पहले मर गए, लेकिन आज भी उनको दुनिया याद रखती है और आने वाला भी जो फ्यूचर है उनको याद रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही नैमरस, बहुत ही विशाल है। राइटर कहता है कि सिर्फ आना और पेड़ पौधों और जानवरों की तरह इस दुनिया में आके खाना खा के
रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा करके और मर जाना वो केवल जीना नहीं है, इट इज अप टू यू। लेकिन राइटर कहता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। राइटर कहता है कि आज से ही आपको इन सारी चीजों को समझना और जानना होगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। या तो जानबूझकर अगर आप चाहें तो आपको दो में से एक चीज चुननी होगी, या तो जानबूझ के आप इस समाज के हिंसा के रास्ते पर चले या फिर समाज के खिलाफ खड़े हो जाएं। राइटर का आखिरी मैसेज है अपने रीडर्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए, बी फ्री। अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखें, किसी भी प्रकार की रूढ़ी या फिर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह से बंद ना रखें। लीव हैप्पीली, प्रसन्नता से जिए, जॉयसली, आनंद से भरकर जिए, विदाउट एनी एंटागोनिज्म। किसी से भी किसी प्रकार का वैर भाव ना रखें, विदाउट एनी हेट। किसी से भी किसी भी प्रकार पर उससे नफरत ना करें। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। राइटर कहता है कि अगर ये चार क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा करते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपका जो जीवन है बिल्कुल वास्तविक रूप में एक बहुत ही अलग चीज बन जाएगा। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, क्योंकि तब आपके जीवन का एक अर्थ होगा, इज फुल ऑफ जॉय, पूरी तरीके से आनंद से भरा होगा, एंड क्लियरिटी, और आपके जीवन में स्पष्टता होगी भ्रम के बजाय। लेकिन ऐसा तब होगा जब राइटर कहता है कि अगर आप इन ऊपर वाली बातों को मानते हैं तो। लास्ट राइटर हमसे एक अपील फिर करता है, When you woke up this morning, राइटर कहता है कि आज सुबह जब आप उठे होंगे, did you look out of the window? क्या आपने अपने कमरे की खिड़की के बाहर झांका था? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky. राइटर कहता है कि अगर आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आप जरूर देखना, आप देखेंगे कि आपके घर के सामने खिड़की के बाहर अगर पहाड़ियां हैं तो किस तरीके से काले अंधकार से भरी हुई जो पहाड़ियां होती हैं वो सैफरॉन केसरिया रंग से नहा जाती हैं, और ये जो नीला आसमान होता है ये कितना प्यारा खिल उठता है। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही चिड़ियां अपने कलरव अपने संगीत को शुरू करती हैं, एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकड़ू कू, देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड। जब आप उड़ेंगे तो आपको सुबह जल्दी उठ के आपको चिड़ियों की चहचहाट का संगीत सुनने को मिलेगा, जो पक्षी बाग देते हैं उनकी बाग सुनाई देगी, और आपको प्रकृति का एक गहरा सन्नाटा सुनाई देगा। लेकिन ऐसा सन्नाटा नहीं जिसमें कुछ बुरी बात हो, एक शांति सुकून देने वाला सन्नाटा। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, आपको एक जबरदस्त सुंदरता का आभास होगा, एंड लोनलीनेस, और एक एकांत और नीरवता महसूस होगी। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, लेकिन अगर आप में ऐसी योग्यता नहीं है, अगर आप इन सारी चीजों से, इन उपयुक्त सुंदरताओं से अनजान हो, वन माइट जस्ट वेल बी डेड। ऐसा व्यक्ति जो इन सुंदरता को महसूस नहीं कर सकता, जो उगते हुए सूरज की जो केसरिया रोशनी है उसको पहाड़ में नहीं देख सकता, जो नीले आसमान में सुंदर रंग नहीं देख सकता, जो चिड़ियों की आवाज में संगीत नहीं सुन सकता, जो पक्षियों की बाग में गहरा सन्नाटा नहीं सुन सकता, तो राइटर कहता है कि ऐसा व्यक्ति मरे हुए के शव के समान है। बट ओनली अ फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन राइटर कहता है कि कुछ, मुट्ठी भर, फ्यू यानी न के बराबर, इस डिटर्मिनर से हमें शो करता है न के बराबर लोग जो हैं इन सारी चीजों से वाकिफ हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, लेकिन आप भी इससे जागरूक बन सकते हैं, ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। लेकिन उसके लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए और आपका दिल भी खुला होना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह से नहीं भरा हुआ हो। When यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं होंगे। वैन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप पूरी तरीके से हिंसा से मुक्त हो जाएंगे तो आप इन सारी सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। देन देयर इज जॉय, तब आपके जीवन में आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, तब आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्गीय आनंद होगा जिसको केवल कुछ ही लोग जो होते हैं वो जानते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन ह्यूमन माइंड, और ये सारा जो काम करने का हिस्सा है वो हिस्सा आता है एजुकेशन में, और एजुकेशन ही वो चीज होती है जो ऐसी स्थिति किसी मनुष्य के दिमाग में पैदा करती है। तो राइटर इज जे कृष्णमूर्ति। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया हिंसा के बारे में, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इस यंग एज के लिए एक जबरदस्त मैसेज दिया है। अगर कोई उसको समझ पाए तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जाति, प्रजाति और धर्म को लेकर कोई भी पूर्वाग्रह और कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए। सो हियर एंड्स आवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट गोल्डन रेज। आई होप सबको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्पीड भले ही मैं थोड़ी ज्यादा रखता हूं, लेकिन वो आराम से आप जो प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है, उसमें स्लो करके उसको सुन सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर एप्रिसिएशन इज ऑलवेज नीडेड। So like, share, subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for more updated videos. Thank you, students.